Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to day 2 of our series in which we'll cover Indian economy, static portion of Indian economy through MCQs. Now, every time when I'll come with this lecture, we'll cover 50 MCQs. तो जो day 1 था, उसमें हमने 50 MCQs करे थे किसके? Microeconomics, National Income Accounting and Inflation. Today is day 2 and in day 2, we'll cover monetary policy, money and monetary policy का हमारा topic और बैंकिंग सेक्टर को. ऑलराइट, सो वील कवर 50 एमसीक्यूज थ्रू विच आपकी रिवीजन हो जाएगी मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी की और बैंकिंग सेक्टर की. ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिड्यूशियरी मनी. ऑलराइट, इट रेफर्स टू मनी बैक्ड अप बाय ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई. ओके, गोल्ड इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फिड्यूशियरी मनी. Which of the above statements is are correct? Now, आप इसका आंसर सोचो, मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देता हूं. आई होप बाय नाउ आपको आंसर आता होगा इसका. खैर, इसका आंसर क्या है? फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? पहली बात तो फिड्यूशियरी मनी वो मनी होता है जो पेई होता है और पेयर होता है, उसके बीच में ट्रस्ट की वजह से फॉर्म होता है. जैसे एक तो नॉर्मल मनी है, जैसे आपके जो नोट्स होते हैं आरबीआई के थ्रू जो इशूड नोट्स होते हैं, वो तो फिएट मनी है. पर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आरबीआई इशू नहीं करता है पर फिर भी उन्हें मनी कंसिडर किया जाता है. वो होते हैं आपके चेक्स या डिमांड ड्राफ्ट्स. नाउ चेक और डिमांड ड्राफ्ट्स कैसे इशू किए जाते हैं, उन्हें आप अब मनी कैसे कंसिडर करते हो? जैसे कि आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे कि किसी भी चीज को मनी कंसिडर करने के लिए ट्रस्ट होना चाहिए ना. वो जो चेक होता है उसमें आपका ट्रस्ट कैसे आता है? ट्रस्ट इज क्रिएटेड by your trust in the banking system. बैंकिंग सिस्टम या वो पर्टिकुलर बैंक जो चेक इशू करता है वो गारंटी लेता है. तो जो पहली स्टेटमेंट है, इट रेफर्स टू द मनी बैक्ड अप बाय ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई, ये बिल्कुल सही है. फिड्यूशियरी मनी का क्लासिक एग्जांपल यही है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डेफिनेशन ही यही है. दूसरी स्टेटमेंट गलत है शायद. गोल्ड इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फिड्यूशियरी मनी. नहीं, गोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कमोडिटी मनी. उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, कमोडिटी मनी हो गया गोल्ड आपका. राइट, तो ये स्टेटमेंट गलत है. नाउ व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट पूछा हुआ है? ए ओनली. ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम. Which of the following statements correctly describes the concept of velocity of money? It is an aggregate that measures the speed with which money can be exchanged for goods and services. Okay. It is the number of times a unit of currency changes hands in a unit period of time. Okay. It is the speed with which money can be transferred from one capital market to another. It is a concept that reveals the speed with which money can be utilized for clearing accounts. Now, इनमें से कौन सी ऑप्शन डिस्क्राइब करती है वेलोसिटी ऑफ मनी को? Well, the correct answer is B. वेलोसिटी ऑफ मनी की डेफिनेशन ही यही है. एक यूनिट ऑफ करेंसी एक साल में कितनी बार इट एक्सचेंजेस हैंड्स. जैसे कि एक 10 रुपए का अगर नोट होगा, वो एक साल में कितनी बार इट एक्सचेंजेस हैंड्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी एक 10 रुपए के नोट से, वो शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने आगे उस 10 रुपए के नोट से, सेम नोट से कुछ और खरीद लिया. तो दैट बैंक नोट, that note of 10 rupees has exchanged hands 2 times. एक बारी मैंने दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने किसी और को दे दिया. राइट, तो इट exchanged hands 2 times. वैसे ही कोई भी यूनिट ऑफ करेंसी अगर इट एक्सचेंजेस हैंड्स 10 times in 1 year, then उसकी वेलोसिटी फॉर दैट ईयर वुड बी 10. है ना? तो वेलोसिटी ऑफ मनी की डेफिनेशन होती है ये. अगर आपने अगेन लेक्चर्स हमारे अच्छे से देखे हैं जो हम आपको टारगेट देते हैं एवरी टाइम, तो उनमें ये मैंने अच्छे से डिस्कस करा हुआ है. बी श्योर टू चेक दैट आउट अगर इफ यू हैवंट चेक दैट आउट ऑलरेडी. ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. M1 is called narrow money because it does not include time deposits in the banking system. Okay. M2 is also called near money. Okay. M0 is also known as reserve currency. Now, which of the above statements is are correct? कौन सी correct होगी? सोच लो आप. चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. M1 is called narrow money. बिल्कुल, हमने मॉनेटरी एग्रीगेट्स करे हुए ना, मनी सप्लाई के बहुत सारे मेजर्स करे हुए. M0 था, M1 था, M2 था, M3 था, M4 था. ठीक है. M0 तो आपकी रिजर्व करेंसी होती है. M1 क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम. M2 में क्या होगा?
M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। M3 में क्या होगा? M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स तो इंक्लूड हो गए थे M1 में, आपने अब उनमें टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड कर दिए, एफडी वगैरह, उन्हें टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें से पैसा आप ऑन डिमांड निकाल सकते हो, पर जो एफडी है ऑन डिमांड नहीं निकाल सकते, उसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो जितने भी टाइम डिपॉजिट्स हैं वो जब आप M1 में ऐड कर लेते हो तो M3 हो जाता है, और M4 में फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आप ऐड कर लेते हो। खैर, M1 को हम नैरो मनी कहते हैं क्योंकि ये बस एक नैरो सेक्शन ऑफ मनी सप्लाई को ही देखता है, whereas M3 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत वाइडर सेक्शन, टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड है, डिमांड डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड है। तो ये तो सही है। M2 इज ऑल्सो कॉल्ड नियर मनी। नहीं, M2 को नियर मनी नहीं कहते हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, है ना, इनको नियर मनी कहते हैं। हमने करे हुए ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, कमोडिटी मनी, नियर मनी, प्लास्टिक मनी, ये सारी चीजें करी हैं। तो नियर मनी तो आपके ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। तो M2 नहीं होता, ये गलत है। M0 इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व करेंसी। बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा हुआ है आपसे, सो करेक्ट वुड बी 1 and 3 ओनली। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? ये इंपॉर्टेंट होता है, जनरली मिस कर जाते हैं। इनकरेक्ट अबाउट मनी मल्टीप्लायर। It increases with decrease in currency deposit ratio. Okay. It decreases with decrease in reserve deposit ratio. Okay. Change in the value of money multiplier has a significant impact on the money supply. Okay. Money multiplier can be significantly altered through the monetary policy of the central bank. Now, कौन सी statement गलत है? हमने करा हुआ है ना करेंसी डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। नाउ करेंसी डिपॉजिट रेशियो हमने ये भी करा हुआ है कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आर इनवर्सली रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लायर या मनी सप्लाई। हमने करा हुआ लेक्चर में, राइट? तो जब भी मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रहा है या जब भी करेंसी डिपॉजिट रेशियो डिक्रीज हो रहा है, मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, इनवर्स रिलेशन है। जब भी रिजर्व डिपॉजिट रेशियो डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस बैंक्स कम रिजर्व्स रख रहे हैं, ज्यादा लेंड कर रहे हैं, तब तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ना चाहिए, यहां डिक्रीज लिखा है, तो इसलिए ये तो गलत होगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से मनी मल्टीप्लायर को चेंज कर सकता है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये गलत है, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है, सो बी। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कीपिंग द सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट। ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। कीपिंग द सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी, then what is the most likely consequence of that? Options हैं increase in interest rates, decrease in interest rates, increase in government debt, increase in inflation. Now, अगर मनी की सप्लाई हम कांस्टेंट रखें पर उसकी डिमांड बढ़ा दें, नाउ जितने भी फंड्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनकी सप्लाई कांस्टेंट हो और डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, दैट मींस लोग पैसा मांग ज्यादा रहे हैं, पर जिनके पास पैसा है, जिन्होंने देना है, वो बहुत कम है, राइट? बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा चाहिए, पर बहुत कम लोग हैं जो पैसा देने को तैयार है, लेंड करने को तैयार है। नाउ, किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम होती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। सिमिलरली, अगर मनी की डिमांड ज्यादा है, दैट मींस पीपल वांट टू बोरो, बोरोइंग्स की डिमांड ज्यादा है, पर देने वालों की सप्लाई कम है, तो बोरोइंग्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा बोरोइंग्स का। बोरोइंग्स का प्राइस क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स, राइट? तो कभी भी मनी सप्लाई और मनी डिमांड में मिसमैच होता है। डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा हो जाए पैसे की, तो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं, और कभी भी अगर सप्लाई मनी की बढ़ जाए, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है पर पैसा मांगने वाले बहुत कम है, तो इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, राइट? सो इस केस में क्या है? सप्लाई ऑफ मनी इज कांस्टेंट, डिमांड बढ़ी है, तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स होगा आंसर।